नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सही बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पूरे चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन कौन से एफर्ट लगाए हैं और क्या क्या आप सजेशन दे सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के। फिर इसके अलावा वर्क फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो क्या होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो क्या होती है, फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड, ठीक है। और इस चैप्टर में से एग्जाम में से कभी कभार डाटा का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखो बच्चे, ये अपना टॉपिक है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो क्या होती है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कॉजेस, सजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। क्या होता है रोजगार? अ पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग वर्क। एक व्यक्ति काम करने के लायक है, काम करने के लायक है यानी फिजिकली और मेंटली फिट है, काम करना भी चाहता है और उसको काम मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्थिति। अ पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग वर्क, दैट सिचुएशन इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। और वहीं एक व्यक्ति काम करने के लायक है, करना चाहता है और उसको काम नहीं मिलता है, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। A person is able to work, willing to work, but not getting work is known as unemployed person, and that situation is known as unemployed। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए भाई? एबिलिटी चाहिए, यानी आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। दूसरा, आपके पास स्किल होनी चाहिए, चाहे टेक्निकल हो चाहे सॉफ्ट स्किल हो। और दूसरा, आपको काम मिल जाए। काम चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अ पर्सन इज एबल टू वर्क यानी एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, एबिलिटी के साथ साथ आपके पास स्किल होनी चाहिए। और उसके बाद इन दोनों के बेसिस पर आप कोई काम कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें हैं और आपके पास काम नहीं है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। उम्मीद है ये छोटी सी चीज़ आपके समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं बच्चे इसी के साथ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट है इंडिया एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन 2011-12। अब देखो, अपने पास जो डाटा है ना वो 2011-12 के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ है। जब भी सेंसस होगा तो अपने पास जो डाटा आएगा वो नया डाटा आएगा, बट अभी फिलहाल जो डाटा है 2011-12 के हिसाब से ही है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमारे पास जो टोटल रूरल वर्कर है 273 मिलियन। रूरल वर्कर्स ऑफ 273 मिलियन, 355 473 में से 355 जो है वो रूरल एरिया के वर्कर है, जो कि लगभग 75% है। ठीक है, और इन 75% में से 70% जो है वो आदमी काम कर रहे हैं, मैन काम कर रहे हैं। ये बात आ गई समझ में? एक छोटा सा आपके पास डाटा था। तो रूरल वर्कर एंड मैन डोमिनेट इंडियाज वर्कफोर्स। इस बात का मतलब ये है कि इंडिया की वर्कफोर्स के अंदर एक तो रूरल एरिया के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसमें भी मैन आदमी यानी मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, फीमेल ज़्यादा काम नहीं कर रही। ये बात आई समझ में? क्लियर है ये चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है? वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या रेशो। तो देखो, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? वर्क फोर्स ऊपर डिवाइड बाई पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई। तो इसको बोलते हैं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो या रेट। कई बार इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। एक होती है लेबर पार्टिसिपेशन रेशो। तो लेबर फोर्स डिवाइड बाई पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ये होता है अपने पास लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो और ये होता है वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एग्जाम में यहाँ से कभी कभार फॉर्मूला पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बाई जेंडर एंड लोकेशन है। जेंडर एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है? रेशियो। तो सबसे पहले मैन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, जो मैन वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो यानी टोटल पॉपुलेशन में से आदमी जो कितना काम कर रहे हैं 54.4 और वुमेन जो काम कर रही है वो 21.9।
इसके अलावा इसको सेग्रीगेट किया गया अर्बन और रूरल एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया में 54.3 और अर्बन एरिया में 54.6 लोग काम करते हैं और एवरेजली 54.4। ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ पर वुमेन जो है वो पूरी वर्कफोर्स का 21.9% काम करती हैं, जिसमें से रूरल एरिया में 24.8 और अर्बन एरिया में 14.7। देखो, सोचने की बात है, शहरों के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी शहरों के अंदर परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन कम है और गांव के अंदर परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन ज़्यादा है। समझ में आ रही बच्ची बात? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ये देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दो तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो वर्क है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो जो पूरी की पूरी वर्कफोर्स है उसका 40% हिस्सा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है, 21.8% मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और 32% जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर इंगेज है। इसके अलावा अगर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, तो मेल और फीमेल में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब इसके डाटा को थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये देखो बच्चे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो मेल है 45% और फीमेल कितना है 57%, यानी एग्रीकल्चर में 57% फीमेल वर्क कर रही हैं। ये बात आई समझ में? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मेल 19% और फीमेल 15%। टेरेसरी सेक्टर के अंदर मेल 25% और फीमेल 19% काम कर रही है। ये डाटा है, ये आपको याद नहीं करना है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देगा आपको और आपसे पूछा जाएगा किस तरीके से आप इसको सेग्रीगेट करोगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जस्ट आपको बताना है, ये डाटा खुद ही एग्जामिनर आपको देगा, डाटा आपसे नहीं पूछा जाता, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं बच्चे। अब जॉबलेस ग्रोथ, ये क्या है जॉबलेस ग्रोथ? अब ध्यान से सुनना, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जॉब घट जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे, जो लोग, जो पर्सन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे, और आउटडेटेड हो जाएंगे तो उनकी जगह जो है वो टेक्नोलॉजी ले लेगी, जैसे हाल फिलहाल में एआई ले रही है। जिन लोगों ने एआई को सीख लिया वो, उनको जॉब अच्छी मिलेगी, जिन्होंने नहीं सीखा, जो इससे दूर रह गए, उन लोगों की जॉब चली जाएगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब लगातार कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं जॉब लेस ग्रोथ मोर। इतनी बात आ गई समझ में? तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ बनाई है, यहाँ देखना बच्चे, इधर ग्रोथ है, हाई जीडीपी ग्रोथ, लो जीडीपी ग्रोथ, इधर लो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इधर हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो बच्चे ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पर हमने एक तरीके से मैट्रिक्स बनाई है, हाई जीडीपी ग्रोथ, लो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑटोमेशन बेनिफिट होते हैं और टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन एक्सपेंशन होते हैं। टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है ना तो जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ठीक है, यही यहाँ पर ही आपके पास जॉब लेस ग्रोथ होती है। दूसरा देखो, जीडीपी की ग्रोथ भी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो ऐसी ग्रोथ को हम बैलेंस ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, इससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, जॉब क्रिएशन होती है, यानी यहाँ पर जीडीपी भी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा है। इधर देखना बच्चे, हाई जीडीपी और लो जॉब। जीडीपी तो बढ़ रही है यानी ग्रोथ तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जॉब क्या हो रही है, कम। ये ही एक्चुअल जॉबलेस ग्रोथ है। ये क्या है बच्चे? जॉबलेस ग्रोथ। ये बात आ गई समझ में? अगला देखना बच्चे, लो जीडीपी और लो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ जीडीपी लो होती है और जॉब क्या होती है, ऐसे ही स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्लोडाउन और जॉब लॉसेस हो जाता। ठीक है, फिलहाल हमारे काम की चीज़ है वो सिर्फ ये है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, कुल मिला के इतनी सी बात, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर देश की ग्रोथ हो रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो जॉब है वो लगातार कम हो रही है। रीज़न है टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे इसी के साथ। ये देखो, अब एक सवाल आता है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। बच्चे, फॉर्मल सेक्टर क्या है? फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है, फॉर्मल के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं। सुन लो, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन,
सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और वो सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो किसके अंदर आते हैं? फॉर्मल सेक्टर। और जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? इनफॉर्मल सेक्टर। इतनी बात आई समझ में? तो फॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल को इनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से कम लोग हैं तो भी क्या फॉर्मल कहलाएगा? हाँ। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के अंदर चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 10 हो, 10 से कम हो, 10 से ज़्यादा हो, कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो फॉर्मल ही कहलाएगा। गवर्नमेंट वाला हमेशा फॉर्मल ही कहलाता है, चाहे 10 व्यक्ति काम कर रहे हो, चाहे 10 से कम कर रहे हो, चाहे 10 से ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन सारा खेल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो फॉर्मल है, और 10 से कम लोग काम कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल। अब कई बार सवाल आ जाते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या बेसिक बेनिफिट होता है? बच्चे फॉर्मल में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गई, पेंशन हो गई, कुछ अदर फैसिलिटी होती है। इनकी ट्रेड यूनियन होती, इनकी नहीं होती। ट्रेड यूनियन होगी तो इनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी, तो इनकी सैलरी पे हाइक अच्छा होता है, या सैलरी पे हाइक नहीं होता। इनकी सैलरी पे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, इन पे कोई भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं। यहाँ लेबर लॉ चलते हैं, यहाँ कोई लेबर लॉ नहीं चल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आती है कई बार, ये इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर में आना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 50% फॉर्मल सेक्टर में, 50% इनफॉर्मल सेक्टर में। तो फॉर्मल में से निकल के इनफॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ जाएगा, फॉर्मल क्या हो जाएगा? कम। तो जब फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। और अगर इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनना, फॉर्मल सेक्टर में 50, इनफॉर्मल में भी 50। अगर फॉर्मल सेक्टर के लोग इनफॉर्मल में जाना शुरू कर देते हैं तो इनफॉर्मल बढ़ जाएगा, फॉर्मल कम हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और अगर रिवर्स होता है, इनफॉर्मल कम हो रहे हैं, फॉर्मल ज़्यादा है, इसको बोलेंगे फॉर्मलाइजेशन। समझ में आ रही बात? दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। अगर फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फॉर्मलाइजेशन, और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो इनफॉर्मलाइजेशन। एग्जाम में इनफॉर्मलाइजेशन ज़्यादा आता है, पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ज़्यादा इनकम है इनफॉर्मल सेक्टर में। खासकर जो पर्सन स्किलफुल है वो खुद का काम करना प्रेफर करता है, अपनी शर्तों पर काम करेगा, अपने टाइमिंग पे काम करेगा, और उसकी इनकम फॉर्मल सेक्टर से कहीं ज़्यादा होती है। आज के टाइम पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो सारे के सारे इनफॉर्मल वर्कर ही होते हैं, और इसको इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पे। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। एक व्यक्ति काम करने के लायक है, करना भी चाहता है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब ये होती है दो तरीके की, एक रूरल एरिया में जो पाई जाती है, दूसरी अर्बन एरिया में पाई जाती है। ये जो दोनों हैं ये रूरल एरिया वाली, और बाकी ये जो दोनों हैं ये अर्बन एरिया वाले। ये रूरल, ये भी रूरल। ठीक है, अब ये दोनों हिडन है, ये दोनों विजिबल है। ठीक है, तो देखो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? बच्चे जहां पर जरूर से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों को हटा भी दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक फैक्ट्री है, या एक फैक्ट्री छोड़ो, मान लो एक खेत है, खेत पर 5 लोग काम कर रहे हैं, उन 5 में से अगर 2 को हटा दिया जाए तब भी टोटल प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी उनको हटा दो तो ज़्यादा बेहतर हो, कुछ और पैसा कमा लेंगे, किसी और एक्टिविटी में उन्हें लगा दो। ये बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पर ज़रूर से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, देखने में तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उनका आउटपुट में, टोटल आउटपुट में कोई खास योगदान नहीं होता। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन ज़ीरो होता है। ऐसे लोगों का मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? ज़ीरो। ये बात आई समझ में? उनके द्वारा कोई भी काम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 3 लेबर काम कर रहे हैं और 10 टन अनाज उगा रहे हैं। 4 लेबर काम करेंगे तब भी 10 टन, 5 लेबर काम करेंगे 10 भी 10 टन। ये टोटल प्रोडक्शन। अगर मैं मार्जिनल की बात करूं तो इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे 0।
यानी इस ये चौथे और पांचवा व्यक्ति है, ये कोई खास काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए तो ही बेहतर है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अगली है सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी काम करने वाले लोग, जैसे ही मौसम आता है उनको काम मिल जाता है, ठीक है, तो उनको रोजगार मिल जाता है। मौसम चला जाता है, आउट ऑफ सीजन काम हो जाता है, तो वो काम छोड़ देते, तब वो बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आइसक्रीम, सर्दियों में आइसक्रीम का काम बंद हो जाता है, गर्मियों में शुरू हो जाता है। तो जो लोग स्पेशली आइसक्रीम बेचने का ही काम कर रहे हैं या बनाने का ही काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका काम धंधा बंद हो जाता है सर्दियों के। गर्मियों में अच्छा होता, सर्दियों में कम हो जाता है। ऐसे ही वूलन का जो काम करते हैं, ठीक है, वूलन जो कपड़े होते हैं उनका जो काम कर रहे होते हैं लोग, सिर्फ वूलन का, उन्हें क्या होता है, उन्हें सर्दियों में काम मिलता है, गर्मियों में काम नहीं मिलता, वो लोग उस टाइम पे बेरोजगार हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये दो जो टाइप हैं वो है हमारे पास शहरी बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। पहला एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड गेट नेसेसरी स्किल्स। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है फिर भी बेरोजगार है। ऐसा क्यों होता है? जिस एरिया में जहाँ वो रह रहा होता है वहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ जाती है, और जहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ जाए तो वहाँ पर कंपटीशन आ जाता है, इसी वजह से उन लोगों को काम नहीं मिलता। एक ऐसा व्यक्ति है और एबल टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है, ठीक है, बट नॉट गेटिंग वर्क आफ्टर नेसेसरी स्किल्स। स्किल होने के बावजूद भी उसको पैसा वहां पर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री के अंदर चेंज आने की वजह से जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, चाहे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, चाहे नई स्किल की रिक्वायरमेंट रहे, तो इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई लोग वहाँ मीट नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को निकाल दिया जाता है। इस तरीके की बेरोजगारी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब है कुछ छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहली चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आप बता सकते हो, आपको बेहतर तरीके से पता है, आपके आसपास बहुत सारे बेरोजगार लोग आपको दिखते हैं, तो इजीली आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। गरीबी है, शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, पैसे के अभाव की वजह से वो ना पढ़ पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं, फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, अगर ये पढ़ाई का काम नहीं कर सकते, फिजिकली मेंटली फिट हो तो कुछ और भी काम कर सकते हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि बीमार हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक कर पढ़ लेते हैं। पहला, टेक्निकल नॉलेज की कमी है, ये रीजन हो सकता है। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बैकवर्ड एरिया है आज भी। कहने को इंडिया की इकोनॉमी हमारे पास एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लेकिन आज भी बैकवर्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हैवी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है कि गवर्नमेंट थोड़े से एफर्ट लगाती, कुछ लोगों को रोजगार दे, ठीक है, अगले ही साल फिर तो कई करोड़ लोग बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम इनप्रॉपर है, क्योंकि कॉलेज और इंडस्ट्री इन दोनों के बीच में दिन रात का गैप होता है। इंडस्ट्री को जो चीज़ें चाहिए और कॉलेज की जो लाइफस्टाइल होती है, उन दोनों में दिन रात का अंतर है। कॉलेज पास आउट होने के बाद भी उन बच्चों को जॉब नहीं मिलती है। आगे, इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो और उस लेवल की टेक्नोलॉजी हो जिससे बच्चे प्रॉपर यूज टू हों और उस नॉलेज को गेन कर पाए, वो उस लेवल की नॉलेज नहीं है। आज भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ स्मार्ट बोर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, सिंपल बोर्ड्स पे पढ़ाया जा रहा है। रूरल एरिया के अंदर है, वहाँ तो स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड ही मिल जाए बड़ी बात होती है, ठीक है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के बाद फिर ग्रीन बोर्ड आए थे, फिर आपके पास वाइट बोर्ड आए थे, अब स्मार्ट बोर्ड्स आ चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि आसपास मिल रही है। अगला, फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली हमारी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर वर्क कर रही है, ना कि इम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे जॉब कम ही क्यों ना हो जाए, और यही रीजन है कि हमारे देश के अंदर जॉबलेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और लास्ट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका लॉस हमारी जीडीपी को करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलेगा। अब सोच के देखो, 150 करोड़ लोग हमारे देश में, 150 CR, 150 CR का मैं कहता हूँ सिर्फ 1% ही अगर बेरोजगार हैं तो 1.5 CR, 1.5 CR। सोच के देखो, 150 करोड़ में से 1.5 CR, 1% भी इतना है, और 1.5 करोड़ लोग कितने होते हैं आपको पता है? देख लोगे ना किसी दिन 1.5 करोड़ लोगों को, ठीक है, आंखें बाहर आ जाएंगी आप लोगों की।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, सॉल्यूशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या सॉल्यूशन, किस तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को दूर करोगे। सिंपल सी बात है, काम देकर, और काम देने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, उन लोगों को काम मिल जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट होगी, लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, और इससे जॉब क्रिएशन होगी। और जॉब क्रिएशन होते ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाए। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही हो, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले वेजिस अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सरकार कुछ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू कर सकती है, ठीक है, जिससे लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाए। दूसरा, असिस्टेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग स्वरोजगार यानी अपने बिजनेस खोलना चाहते हैं, इसके लिए सरकार उनको क्या करे, हेल्प करे, तो उसे बोलते हैं असिस्टेंट उनको प्रोवाइड करे ताकि वो अपना बिजनेस ओपन करे। जॉब कर रहे हो तो आपकी इनकम क्रिएट हो रही है, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो 10 लोगों को साथ में आप जोड़ोगे, तो बिजनेस के लिए प्रमोट किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया जाए। अगला, एजुकेशनल रिफॉर्म की जाए और मैन पावर प्लानिंग की जाए अच्छे से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जॉब या बिजनेस ओरिएंटेड बन सके। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको सुधारेंगे तो बेसिक फैसिलिटी इन लोगों को मिलेगी, बाकी ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होगी और फिर ये अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे। लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। लेबर इंसेंटिव टेक्निक, देखो सिंपल सी बात है, जिस देश के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ आप लोगों को लेबर इंसेंटिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज कम्पेयर टू कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, जिसका मतलब होता है लेबर का ज़्यादा प्रयोग करो और पूंजी यानी कैपिटल का, मशीनों का कम। अगला, पुशिंग अप जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, जिस वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। लार्ज स्केल की इंडस्ट्री लेके आओ, जब प्रोडक्शन बढ़ने वाला और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, कुछ प्रोग्राम चलाओ, जैसे अभी चला हुआ हम दो हमारे, तो एग्रीकल्चर लैंड का बेटर तरीके से यूज़ करो, ठीक है। फोकस ऑन द अलाइड सेक्टर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ और चीज़ें हेल्पफुल की जा सकती है जिससे उनकी इनकम बढ़े, जैसे पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, ठीक है, पोल्ट्री फार्म ओपन कर सकते हो, बी कीपिंग कर सकते हो, इस तरीके काम शुरू कराया जाए ताकि उनकी इनकम जनरेट हो। और लास्ट, फोकस ऑन द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनके ऊपर वर्क करना भी जरूरी है। समझ में आ रही है बात, चलो अच्छी बात है, आपने ये चीज़ समझ ली। अब बढ़ते हैं आगे, एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। चलिए बच्चे देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट दो काम कर सकती है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है और दूसरा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स, कहाँ कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट होटल्स के अंदर, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकती है, इनडायरेक्टली कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, आउटपुट को, गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज करेगी, इनके इंक्रीज होने की वजह से प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है, डिमांड क्रिएट करेंगी जिससे आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली उनको सीधा सीधा काम दे दें, इनडायरेक्टली आउटपुट बढ़ाए, बड़े स्केल पर इंडस्ट्री लगाए, ठीक है, तो उनकी डिमांड को मीट करने के लिए छोटी छोटी प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या करेंगी, वो भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। जब साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, और लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उनको काम मिलेगा। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने करा है वो एक सिंगल स्लाइड में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं अभी। अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन और अदर इश्यूज, ठीक है, इसका प्रॉपर पढ़ लेना। लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके अलावा आपके पास ग्रोथ, चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कॉजेज, और यहाँ पर सजेशन टू सॉल्व, ये हमारे पास है। नेक्स्ट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या टाइप है, ये आ गया। इनफॉर्मलाइजेशन इंडिया वर्कफोर्स, डायरेक्ट जनरेशन और इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
एक सिंगल स्लाइड में आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को कवर करें। ठीक है, तो लो बच्चे साइड हो जाता हूँ मैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। आज के साथ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।
अगर किसी व्यक्ति दूर करके जाएं, सर वोकैब में एक वर्ड था इस लगबूरिया था शायद, इसका साइनो पूछा था आप लोगों से। दूसरे बच्चे का देखिए भाई, इसका नंबर मैंने छिपा दिया है। रेस्पेक्टेड सर, ये कल का मैसेज है उसका। लगातार 3 साल से एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, इस बार मुझे आखिरी मौका मिला है, इस बार मेरी नौका पार लगा दो सर, वर्ड दिल की कलम से। आज का मैसेज आया है, थैंक यू सर, सब आपका पढ़ाया हुआ आया, सीनो आया, ईडियम बरी हैचेट क्लोज टेस्ट ये सब आए। अब आप ये मुझे बताइए कि किस बेस पर जो है वो एनालिसिस कराया जाता है? क्या इनके आधार पर एनालिसिस नहीं कराया जाता? मैं उन टीचर से बस एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं, कोई कंट्रोवर्सी करने नहीं आए हैं, ना अपनी सफाई देने आए हैं। हमारे पास मैसेज आए थे, इस वजह से संजीव सर ने जो है वो रिव्यू की एनालिसिस की वीडियो बनाई है। क्या अगर उन टीचर के अंदर थोड़ी सी भी ये होती, अगर देखिए, अगर वो इस बात को देखते कि भाई एक व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, इतनी जबरदस्त मेहनत की है और विषम परिस्थिति होने के बावजूद मेहनत की है, तो क्या उनका हक नहीं बनता था कि एक बार संजीव सर को कॉल करें? कॉल करना संजीव सर को बहुत आसान, इन्होंने हर वीडियो में अपना नंबर दे रखा है लास्ट में। इतना आसान है कि वो एक बार ये नहीं बता सकते थे कि भाई आज पेपर नहीं हुआ है, बच्चे इसमें मजाक ले रहे हैं और बच्चे जो है वो मजा ले रहे हैं और आपके पास ये मैसेज जो भेज रहे हैं वो मजे लेने के लिए भेज रहे हैं, या कोई साजिश आपके साथ हो रही है? क्या उन टीचर्स को नहीं बताना चाहिए था? लेकिन अगर वो टीचर्स ये बात बता देते तो आज उनके वीडियो कैसे बनती? फिर मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, बच्चों को बरगलाना बहुत आसान है, बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत आसान है। कम से कम आप ये तो सोच लेते, मेहनत की तो थोड़ी सी कदर कर लेते। आप उस व्यक्ति से या किसी और मेंबर से ये बता देते कि भाई आपसे ये गलती हुई है। आप नई नई तरीके की वीडियो बना रहे हैं। तो प्यारे दोस्त, हम कोई सफाई देने नहीं आए हैं। हमने बहुत मतलब इन मैसेज के बारे में भी हम लोगों ने पूरी तरीके से फिर देख लिया है कि क्या ये मैसेज फेक थे। तो अब हमें लग रहा है कि ये मैसेज जो थे ये पूरी तरीके से फेक थे और जो पहला रिव्यू हुआ है वो इनके बेसिस पे ही हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, हाँ, एक वीडियो भी आपके सामने प्ले करूंगा क्योंकि संजीव सर मैं जब से देख पा रहा हूं कि बहुत परेशान है, और व्यक्ति परेशान भी क्यों ना हो, 1 साल की मेहनत है और इस छोटे से काम की वजह से आपने कमेंट में कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। आप तो थोड़ा सा ये सोच लेते कि भाई साहब आपके साथ दिन रात एक किया है उस व्यक्ति ने, आपको डिफेंड करना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो आपको बताना चाहिए था कि गलती हर किसी से हो जाती है और ये तो बहुत छोटी सी गलती है। और मैं कह दूं कि कैसे गलती मान लूं? भाई कैसे कराओगे आप? कैसे कराओगे एनालिसिस? आप भी तो इन्हीं बातों पे एनालिसिस कराओगे। आपके सामने प्रूफ है और एक वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है। एक बार इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। करना भाई प्ले। हेलो बेटा। हाँ जी, सुनो भाई इस वीडियो को पहले एक बार। सर अंकित है मेरा नाम जी। अंकित, कहाँ से हो आप? सर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ जी। अच्छा, मुजफ्फरनगर से। तो आज आपका पेपर था? हाँ जी सर। कौन सी शिफ्ट में था? फर्स्ट शिफ्ट में था जी। फर्स्ट शिफ्ट में, 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। जी। अच्छा, कहाँ? मेरठ? मेरठ कौन से सेंटर पे था आपका? मेरा में था जी, मेरा गंगानगर। मेरठ गंगानगर। अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि मतलब ऐसा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आज 4 तारीख को पेपर ही नहीं था पहली शिफ्ट में। सर आज पहली शिफ्ट में था एग्जाम। हाँ वही ना। कौन कह रहा जी? था सर एग्जाम। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब ये काफ़ी लोगों को ये डाउट था ना कि भाई पहली शिफ्ट में पेपर नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें फैलाई हैं। वो एक्चुअल में क्या था कि कुछ सेंटर्स पे नहीं था, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल था या उन्होंने जो भी नहीं लिया होगा। लेकिन अभी मेरी उस समय आपसे बात हुई, आपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए और इवन बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने जो है मैसेजेस किए हैं। जी सर। तो वही चीज़ मैं बस वही कह रहा था कि भाई मैं एक बार बच्चों से बात कर लेता हूँ। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यार हमारे बच्चे कभी भी हमें इस तरीके के फेक रिव्यूज़ या फेक चीज़ें बताएंगे, वो आज तक कभी हुआ नहीं है। तो बस यही था मेरा, इसीलिए मैंने कहा भाई मैं बच्चों से बात ही कर लेता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर कॉल करके एक बार आप डायरेक्ट बात कर लो। अच्छा, तो गंगानगर में सेंटर का नाम क्या था आपके? आईजी है सर, वो आईजी कोनिक्स है, जेड आईजी देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, जेड आइकॉनिक। आप मुझे व्हाट्सएप पे वो भेज देना अपने उसका सेंटर का नाम। ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। अब आप मुझे बताइए प्यारे दोस्त कि वो उन टीचर से मैं एक बार पूछना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा कि भाई अगर ये चीजें होती हैं तो आप नहीं करेंगे क्या एनालिसिस? अगर इतने मैसेजेस आते हैं, इतने बच्चे वीडियो कॉल पे बोलते हैं, तो वो जो जिस टीचर ने मेहनत करी है उसका बनता है, उसका एक्साइटमेंट उस लेवल पे होता है कि भाई साहब बस वो इंतजार करता है कि कैसे भी बच्चे बाहर निकलें और मुझे बताएं कि कैसा हुआ है और मैं अपने बच्चों को उस डाटा को डिलीवर करूं। बस मैं संजीव सर से भी कहूंगा, ज्यादा कुछ
लास्ट जो है, नहीं ऑडियो की आवश्यकता ही नहीं है, हम बच्चों को अपना बारे में बता चुके हैं, कैसे हुआ है क्या हुआ है। मैं उनसे भी कहूंगा कि ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को आप पर पूरा भरोसा है और बच्चों को आपकी मेहनत दिखती है, जो आपने पिछले 1 साल में मेहनत बच्चों के लिए की है। और ये छोटी छोटी वीडियो, ये छोटी छोटी साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस अपनी 2 वर्ड बच्चों के सामने आप जरूर कहें। सर एक बार। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो बस भाई मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से कि एक तो पहला ये कि जब हम मतलब मैं तो आपको पता ही है, इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ, तो कई बार जैसे इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर आपको एक बार ये कंफर्म कर लेना चाहिए था कि है नहीं, चलो बच्चों पे विश्वास है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, जब आप पढ़ाई वढ़ाई में 24 घंटे लगे रहते हो, तो मुझे ये था कि यार ऑब्वियसली बात है, जब बच्चे अब एक दो तो झूठ नहीं बोल, मतलब एक दो हो सकता है बोले, लेकिन इतने सारे मैसेजेस झूठ नहीं हो सकते। और इसी वजह से मैंने वो कराया। एंड बाकी तो ठीक है। अ, हाँ, वॉइस कॉल है इसमें, वॉइस वीडियो कॉल वगैरह, वीडियो कॉल जब सर सामने बच्चा वीडियो कॉल तक पे ही आ गया, अब इससे ज़्यादा तो फिर क्या ही। एंड बाकी अभी 5 बजे फिर से पेपर है, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगा कि ठीक है जो कुछ भी है, और अभी 5 बजे फिर से पेपर होगा और मैं क्लास भी लूँगा और आपका एनालिसिस भी कराऊंगा। बाकी ठीक है, जिसको जो बनाना है। ठीक है प्यारे दोस्त, बस आप लोगों का भरोसा चाहिए। कैसे हो अमृत सर? मैं बहुत बढ़िया सागर सर, बहुत अच्छा हूँ, खुश हो? बहुत खुश हूँ। करियर है यूट्यूब पे। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी क्लियर कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब कोई भी आप यूट्यूब क्रिएटर या किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर को देख लो, 5-6 साल से ज्यादा लंबा करियर किसी का दिखता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर की शायद ग्रोथ ना हो रही हो, व्यूअरशिप आपको कम दिख रही हो, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूँ कि उसमें से 80% क्रिएटर ऐसे हैं जो आज से 5 साल पहले जितना कमा रहे थे उससे वो 4 गुना भी अर्न कर रहे होंगे। ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन मनी। कल को यूट्यूब नहीं रहा तो? अरे सुने, आप कोर्स बेच बेच के बहुत पैसा कमा लिए। लेकिन एक बात बताओ, कम्युनिटी होना क्या जरूरी है? अमिताभ बच्चन का कौन सा कम्युनिटी होगा? शाहरुख खान का कौन सा कम्युनिटी होगा? दे आर सेलिंग 1 करोड़ रुपीज इन अ मंथ। सिर्फ क्या पढ़ाते हैं? बिहार बोर्ड का मैथ। यूट्यूब पे किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा है? फिलहाल इतना एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को लगता है कि 2-3 कैटेगरी है। एक ब्लॉगर सुबह उठता है कैमरा लेकर के, रात को सोता है कैमरा लेकर के, कि एक आदमी जब सुबह से शाम तक हर चीज कैमरे के सामने कर रहा है, वो जिंदगी कब जिएगा? इस वजह से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आज सिर्फ और सिर्फ